मेरा नाम रागिनी है। हम मिडिल क्लास लोग थे। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी और मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मेरे पापा तो इस दुनिया से काफ़ी समय पहले ही जा चुके थे, जबकि मैं अब जवान हो चुकी थी और अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसके आगे मैं पढ़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं किसी से प्यार करती थी। अब मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ शादी करना था और जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उसे भी मेरा आगे पढ़ना पसंद नहीं था। बस जितना पढ़ चुकी थी काफ़ी था। पापा के जाने के बाद हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। हमारा घर तो बहुत बड़ा था। 2 कमरे नीचे बने हुए थे और ऊपर वाले पोर्शन पर भी 2 कमरे बने हुए थे। पहले हमने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दिया हुआ था। एक फैमिली हमारे घर में रहती थी। उन लोगों को हमारे ऊपर वाले पोर्शन में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। वो लोग बहुत शोर मचाते थे, पानी भी बहुत खर्च करते थे और लाइट का इस्तेमाल भी ज़्यादा करते थे, जिससे लाइट का बिल भी ज़्यादा आता था। उन लोगों से हम बहुत तंग आ गए थे। बड़ी मुश्किल से हमने अपने किराएदार से घर खाली कराया था, लेकिन हमारा गुजारा तो किराएदारों से ही हो रहा था क्योंकि किराए के जो पैसे आते थे उनसे ही मम्मी घर का खर्च चलाती थी। अब मैं जवान हो रही थी, इसलिए उन्हें मेरी शादी की फिक्र हो रही थी। जैसे तैसे उन्हें पैसे जोड़कर अपनी बेटी की शादी करनी थी। अब किराएदार हमारे घर से जा चुके थे। अब हमें किसी दूसरे किराएदार की ज़रूरत थी। कई दिनों से हमें ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार रखने के लिए नहीं मिल रहे थे। हमें कोई ऐसी फैमिली चाहिए थी जो पढ़ी लिखी हो, कम लोग हों और घर में तमीज़ से रहें। आज जब मैं सुबह सुबह सोकर उठी तो मैंने देखा कि घर में एक अजीब सा शोर था, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई थी। मैंने मम्मी से पूछा कि आखिर ये किस चीज़ का शोर है, तो मम्मी ने बताया कि ऊपर वाले पोर्शन में एक किराएदार रखा है, उसी का सामान ऊपर जा रहा है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सामान रखवा रहा है। मैंने मम्मी से कहा कि इतनी मुश्किलों से तो हमने उन जाहिलों से अपना पीछा छुड़वाया था और आपने फिर से किराएदार रख लिए। मम्मी कहने लगी कि तुम तो जानती हो कि अगर हम किराएदार नहीं रखेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से। हमारे पास कौन सा कोई सहारा है जो हमें कमा कर ला कर दे, और पैसे आने का भी कोई और रास्ता नहीं है। एक किराएदार ही है जिससे हर महीने किराया आता है और हम अपना गुजारा करते हैं। पिछले 3 महीने से घर में किराएदार नहीं है। तुम नहीं जानती कि मैंने कैसे कैसे घर का खर्च चलाया है। मैंने कहा मम्मी, बस मुझे तो ये फिक्र रहती है कि कभी कोई किराएदार हमारे घर पर कब्जा न कर ले। मम्मी कहने लगी कि ऐसा नहीं होगा, ये जो इंसान है बहुत अच्छा है। तुम्हारी दोस्त रेनू की मम्मी ने इसे हमारे घर भेजा है। इसकी पत्नी भी नहीं है, मर चुकी है। सिर्फ एक छोटा सा 2 साल का बच्चा है। सुना है कि पत्नी बच्चे के जन्म के समय इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तभी से बेचारा अकेला ही बच्चे की परवरिश कर रहा है। इससे भला हमें क्या खतरा हो सकता है, इसलिए तो उसको यहाँ पर रखा है और इसने किराया भी अच्छा खासा देने के लिए कहा है। पहले वाले किराएदार जितने पैसे देते थे, ये उससे ज़्यादा पैसे हमें देगा, तो फिर इसमें हमारा ही फ़ायदा है ना। इस तरह घर में शांति भी बनी रहेगी क्योंकि अकेला आदमी अपने बच्चे के अलावा ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करेगा और हमारे पास पैसे भी सही आ जाया करेंगे। मम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैंने मम्मी से कहा कि आखिर ये आदमी अपने बच्चे की अकेले परवरिश किस तरह से करता होगा। मेरी मम्मी कहने लगी, क्या किया जाए बेटा, अब वो एक बच्चे का पिता है तो उसे जैसे तैसे अपने बच्चे की परवरिश करनी ही होगी। बेचारे बच्चे की माँ तो इतनी जल्दी इस दुनिया से चली गई, इस बेचारे बच्चे को माँ का प्यार भी नहीं मिल सका। भगवान किसी के सर से माता पिता का साया ना छीने। मम्मी की बात सुनकर तो मुझे भी इस आदमी पर बहुत अफसोस होने लगा था। उसका सारा सामान हमारे घर में सेट हो चुका था। उसके दोस्त हमारे घर से जा चुके थे, जबकि अब शोर शराबा भी कम हो गया था और वो अपने बेटे के साथ ऊपर रहने लगा था। शाम के टाइम पर मैंने सोचा कि आखिर मैं भी देखूं कि ये आदमी कौन है और इसका बच्चा कैसा है। मुझे वैसे भी छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। मैं छत पर कपड़े सुखाने के बहाने ऊपर चली गई। मैं जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ी तो देखा कि वो आदमी अपने बेटे को गोद में लिए इधर उधर टहल रहा था। उसे देखकर अचानक मेरी नज़र वहीं पर जम गई। वो आदमी तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत था और शक्ल से किसी अच्छे परिवार का लगता था, पढ़ा लिखा भी लगता था। न जाने उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो किराए पर आ गया था। मुझे क्या था, मैं तो इसको देख चुकी थी। उसकी गोद में जो बच्चा था वो बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल अपने पापा पर गया था। मुझे बच्चा बहुत अच्छा लग रहा था, मगर अभी मुझे इस नए किराएदार से हिचक लग रही थी। इसलिए मैं खामोशी से ऊपर छत पर चली गई और फिर कपड़े फैलाने के बाद वापस नीचे आई तो देखा कि वो फिर से अपने बेटे को टहला रहा था और उसका बेटा रो रहा था। मैं वापस नीचे आ गई थी। मम्मी ने मुझसे पूछा कि ऊपर क्यों गई थी, तो मैंने उन्हें बताया कि कपड़े फैलाने गई थी।
मम्मी कहने लगी कि देखो, अब ऊपर जवान आदमी किराए पर आ गया है, तुम्हें ऊपर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर का कोई भी काम हो तो मुझे बताया करो, मैं खुद कर दिया करूंगी। मैंने मम्मी से कहा कि अच्छा ठीक है, आगे से ऊपर के सारे काम आप कर देना। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी मम्मी उस आदमी को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी दिया करती थी। मेरी मम्मी का कहना था कि बेचारी की पत्नी इस दुनिया में नहीं है, सुना है कि वो घर में ही बैठकर लैपटॉप पर कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है। बच्चे की वजह से कहीं दूसरी जगह काम नहीं कर सकता, सारा दिन अपने बच्चे में लगा रहता है। थोड़ी बहुत देर के लिए जब बच्चा सो जाता है तो लैपटॉप पर काम करने के लिए बैठ जाता है। अब ऐसे में उसे खाना बनाने का कहाँ समय मिलेगा। छोटे बच्चे को तो वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं। वो बेचारा छोटे से बच्चे को माँ और पिता दोनों बनकर पाल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे खाना और नाश्ता दे दिया करूंगी। मैं खामोश रही और फिर उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो गई। फिर एक दिन हमारे घर पर मेरी दोस्त का भाई आया। मेरे कॉलेज में ही पढ़ने वाली मेरी एक दोस्त राधिका का भाई, जिसे मैं पसंद करती थी और वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। उसका नाम आलोक था। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों के बीच कोई बात नहीं होती थी। और अब तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी, इसीलिए मैं घर में बैठ गई थी। आलोक की मम्मी जानती थी कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वो हमारे घर आकर मेरा रिश्ता मांग चुकी थी। मेरा रिश्ता लगे हुए तो काफी टाइम हो गया था, पर ना जाने शादी कब होनी थी। आज वो मेरी मम्मी को लेने के लिए आया था। मेरी मम्मी कहने लगी कि मुझे तुम्हारी ससुराल की तरफ जाना है। मम्मी की बात सुनकर अचानक मैं चौंक गई थी। मैंने कहा, मम्मी आप वहाँ क्यों जा रही हो? मम्मी कहने लगी कि पता नहीं, तुम्हारी सास का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, मम्मी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मेरी राधिका से मुलाकात भी हो जाएगी। मम्मी कहने लगी कि नहीं, तुम वहाँ मत जाओ, उन्होंने मुझे अकेले ही बुलाया है और मुझे लेने के लिए आलोक आ रहा है, तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मम्मी ने आलोक का नाम लिया था तो मेरी तो कली कली खिल उठी थी। आलोक बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम लड़का था। मैं तो उसकी स्मार्टनेस पर मर मिटी थी। आलोक राधिका का इकलौता भाई था। अपनी माँ के वो सिर्फ 2 ही बच्चे थे और आंटी ने अपने दोनों ही बच्चों का बहुत ख्याल रखा था। आलोक ने अपने डैड के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि वो लोग काफी अमीर हो गए थे। आलोक एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। मुझे तो यकीन भी नहीं आता था कि मेरी शादी इतने अमीर परिवार में हो जाएगी, लेकिन जब से आलोक से मेरा रिश्ता तय हुआ था मैं बहुत खुश थी और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी। मेरी एक बड़ी बहन भी है। मेरी बड़ी बहन का नाम नम्रता है। नम्रता दीदी की शादी मम्मी ने बड़े प्यार और शौक से की थी। नम्रता दीदी की जहाँ पर शादी हुई थी वो वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ससुराल वालों ने उनको बहुत तंग किया हुआ था। उनकी जेठानी और सास सारा दिन घर में आराम करती थी, जबकि मेरी दीदी को घर के सारे कामकाज करने पड़ते थे। उनके ससुर भी छोटी छोटी बात पर उन्हें रोक टोक किया करते थे। अगर उनके घर में कोई सही था तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका पति था। इसलिए मेरी मम्मी मेरे और आलोक के रिश्ते से बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि मेरी एक बेटी तो शादी हो जाने के बाद इतना परेशान रहती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी दूसरी बेटी भी परेशान रहे। राधिका की मम्मी शुरू से ही मुझे पसंद करती थी, क्योंकि मैं भी खूबसूरत थी। उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। मेरी मम्मी को भी आलोक और उसकी फैमिली पसंद आई थी। आलोक के घर वाले मेरी बहुत फिक्र करते थे। मेरी सास जब भी हमारे घर पर आती तो मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेकर आती थी, और उनके घर कोई फंक्शन होता तो मुझे इनवाइट जरूर करती थी। राधिका और उसकी मम्मी हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फोन करके मेरे हालचाल भी लेती रहती थी। इससे साफ जाहिर होता था कि वो मेरी बहुत फिक्र करती हैं, और मेरी मम्मी मेरे ससुराल वालों की तरफ से तो बहुत बेफिक्र थी। आलोक के घर आने की बात सुनकर जल्दी से मैं तैयार होने लगी थी। अच्छे से कपड़े पहनकर मैंने थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया था। मम्मी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मुझसे कहती कि आलोक का नाम लिया है तो तुम कितनी सज धज के तैयार हो गई हो। वो तुम्हें तो नहीं लेने आ रहा, मुझे लेने आ रहा है। मैंने मम्मी से कहा कि कोई बात नहीं, अगर वो आपको लेने आ रहा है, मगर मैं उसे देख तो सकूंगी ना। मम्मी जानती थी कि मैं आलोक को बहुत पसंद करती हूँ। वो हमेशा मुझसे यही कहती थी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जिसे आलोक जैसा हमसफर मिलने जा रहा है। मैं बड़ी बेसब्री से आलोक के इंतजार में घुली जा रही थी। काफी देर गुजरने के बाद मेरी मम्मी के मोबाइल पर कॉल आई, जिसमें आलोक का नंबर शो हो रहा था। कॉल रिसीव करने पर उसने कहा था कि आंटी, मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। मम्मी ने मुझे बताया कि आलोक आ गया है, मैं जा रही हूँ। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मम्मी से कहा कि कहाँ है वो। मम्मी ने कहा कि वो बाहर खड़ा हुआ है, मेरा इंतजार कर रहा है।
अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और घर का दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना। अगर मुझे घर आने में देर हो जाए तो शाम का खाना भी बना लेना। मैंने मुंह बनाते हुए मम्मी से कहा कि ठीक है। मैं मम्मी को दरवाजे तक छोड़ने गई तो मैंने बहाने से देखा कि आलोक बाइक पर बैठा हुआ था। मम्मी ने आलोक से पूछा कि बेटा तुम्हारी कार कहाँ है। मेरी मम्मी बाइक पर सफ़र करने से थोड़ा घबरा रही थी। आलोक ने मुस्कुराते हुए ने जवाब दिया कि आंटी आप परेशान मत हो, आप अपने बेटे के साथ बैठ रही हैं। मैं भी तो आपका बेटा ही हूं ना, तो आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बहुत ध्यान से घर तक लेकर जाऊंगा, आपको मेरे साथ डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मी ने आलोक को आशीर्वाद दिया और उसकी बाइक पर बैठ गई। मुझे इस बात का अफसोस था कि आलोक ने एक नज़र मुझे पलटकर भी नहीं देखा था, ना ही मम्मी से मेरे बारे में पूछा था। वो एक बिजनेसमैन इंसान था, इसलिए ज़्यादातर बिजी रहता था। कई कई महीनों में तो मुझे कॉल किया करता था, मगर मुझे उम्मीद थी कि वो यहाँ आएगा तो मुझे देखने के लिए ज़रूर बेताब होगा, लेकिन उसने तो मुझे इग्नोर ही कर दिया था। मैं जो तैयार होकर उसका इंतज़ार कर रही थी, उससे मैं अंदर आई और एक एक चीज़ उतार कर फेंकने लगी। मुझे आलोक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बहुत गुस्से में बैठी हुई थी कि ऊपर से उस आदमी के बच्चे की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। मुझे तो पहले ही इतना गुस्सा आ रहा था और अब इस बच्चे की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे घर में बहुत शोर हो रहा है। मैं बहुत गुस्से में थी और मैं लगातार उसे इग्नोर करती रही। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो आदमी भी मेरी मम्मी को आंटी आंटी करके बार बार आवाज़ लगाता रहा, मगर मैंने उसकी आवाज़ को भी नहीं सुना। पता नहीं उसे मेरी मम्मी से क्या काम था। मैं खामोशी से अंदर अपने कमरे में लेटी रही। वो काफ़ी देर तक सीढ़ियों पर आकर मेरी मम्मी को आवाज़ लगाता रहा और फिर थोड़ी देर के बाद वापस चला गया। पहले तो मुझे ख्याल आया कि शायद उसका बेटा रो रहा है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तभी तो वह आवाज़ लगा रहा है। मुझे उसकी बात को सुन लेना चाहिए, मगर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो बेचारा कब से आवाज़ लगा रहा है। मैंने उसकी आवाज़ों को इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद मम्मी के मोबाइल पर अचानक रिंग बजने लगी। मैंने देखा तो आलोक का फ़ोन था। उसे से मैंने कॉल कट कर दी थी तो फिर दोबारा से आलोक की कॉल आने लगी। मैं लगातार कॉल कट किए जा रही थी और वो बार बार कॉल मिलाता जा रहा था। फिर कॉल रिसीव करते ही मैंने गुस्से से कहा कि अब फ़ोन क्यों किया है। उस टाइम तो बड़ी अकड़ से वापस चले गए थे, मुझसे मिलना भी गवारा नहीं समझा। अब क्या कहने के लिए फ़ोन किया है। आलोक मुस्कुराया और कहने लगा कि मोबाइल चेक करने के लिए फ़ोन किया है। आंटी समझ रही थी कि शायद उनका मोबाइल रास्ते में ही कहीं गिर गया। आलोक ने इतना ही कहा था कि मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से कॉल कट कर दी। कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। मैं देखने के लिए गई तो खुशी की वजह से मेरी चीख निकल गई। दरवाजे पर मेरी दीदी अपने पति के साथ आई थी। मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहे, क्योंकि मेरी दीदी कभी कभी हमारे घर पर आती थी। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। जिस दिन से मेरी दीदी की शादी हुई थी, मैं इस घर में अकेली रह गई थी। मेरी दीदी हमारे घर पर बहुत कम आती थी, क्योंकि उनके ससुराल वाले उन्हें बहुत तंग किया करते थे। आज अपनी दीदी को देखकर मैं बहुत खुश हुई थी और मैंने जीजू से कह दिया था कि थोड़ी देर के लिए नहीं, मगर मैं 2-3 दिन के लिए अपनी बहन के साथ रहना चाहती हूँ। इन्हीं 2-3 दिन के लिए यहाँ छोड़ कर जाना। मेरी बात सुनकर जीजू मुस्कुराए और फिर चाय नाश्ता करने के बाद वो मेरी दीदी को छोड़कर चले गए थे। दीदी ने मुझसे पूछा कि मम्मी कहाँ गई हैं, तो मैंने उनको बताया कि वो मेरी ससुराल गई हैं। मेरी सास ने उन्हें बुलाया है। फिर दीदी पूछने लगी कि ऊपर क्या नए किराएदार रख लिए हैं, तो उन्हें बताया कि हाँ एक आदमी है जिसके पास सिर्फ 1-2 साल का बेटा है। उसकी पत्नी मर चुकी है। मम्मी ने कहा था कि हम उसे खाना दे दिया करेंगे। एक तो उसके पास बच्चा है और फिर उसे अपने बेटे को संभालने के साथ साथ अपना काम भी करना पड़ता है। मैंने तो मम्मी को मना किया था कि अब किसी को घर किराए पर मत देना, लेकिन मम्मी ने इस आदमी को घर दे दिया। मैं तो कहती थी कि मैं जॉब कर लूँगी, मगर मम्मी ने मुझे जॉब करने की परमिशन नहीं दी। पहले ही पुराने वाले किराएदारों से हम बहुत तंग आ गए थे, लेकिन मम्मी कह रही हैं कि ये आदमी ऐसा नहीं है। हम दोनों बहनें अभी इस बारे में बात कर ही रहे थे कि ऊपर से फिर से वो आदमी सीढ़ियों की तरफ आकर मेरी मम्मी को आंटी आंटी कहकर आवाज़ लगाने लगा। मैं कमरे से बाहर निकल कर आई और कहने लगी कि आप चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या बात है। तो वो कहने लगा कि आंटी कहाँ है। मैंने कहा मेरी मम्मी तो कहीं गई हुई हैं। वो कहने लगा दरअसल मेरा बेटा बहुत रो रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया, चुप ही नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कि आंटी अगर फ्री हो तो मैं आंटी को अपने बेटे को दे देता हूँ, शायद ये आंटी के पास खामोश हो जाए। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा आपका बेटा तो बड़ा प्यारा है, लाइए इसे मैं चुप करवा देती हूँ। मैंने उसके बेटे को गोद में लिया जो बहुत ही अच्छा था। फिर वो आदमी अपने पोर्शन में चला गया और मैं उसे लेकर दीदी के पास आ गई।
दीदी भी उसकी बहुत तारीफ कर रही थी कि ये बहुत खूबसूरत बच्चा है और उसे प्यार करने लगी। कुछ देर वो मेरे साथ खेलता रहा तो बिल्कुल भी नहीं रोया। मुझे भी उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी बच्चा मेरी गोद में ही था, लेकिन दरवाजे पर आलोक खड़ा हुआ था। आलोक को देखकर मैं थोड़ा इतराने लगी और उसको इग्नोर करने लगी तो वो कहने लगा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। दरअसल वो उस समय मैं बहुत जल्दी में था। मेरे पास बार बार किसी की कॉल्स आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी ही चला गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें इग्नोर करके जा सकता हूँ। मैंने कहा तुम चले तो गए थे, तो अब बात को बनाने की कोशिश मत करो। वो कहने लगा कि नहीं नहीं, उस समय अगर मैं तुम्हें बिना देखे चला गया था तो अब वापस भी तो आ गया हूँ ना, और स्पेशली अब की बार तुम्हें देखने के लिए ही आया हूँ। आलोक की बात सुनकर मैं हंसने लगी। उसने जैसे ही मेरी गोद में थामे हुए बच्चे को देखा तो वो कहने लगा कि ये बच्चा किसका है और बड़ा ही प्यारा है। मैंने कहा हमारे यहाँ एक नए किराएदार आए हैं, उनका बेटा है। अभी हम दोनों दरवाजे पर खड़े हुए बातें ही कर रहे थे कि अचानक आलोक की नजर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पड़ी, जहाँ पर वो आदमी खड़ा हुआ हम दोनों को देख रहा था। आलोक कहने लगा क्या ये बच्चा इस आदमी का है? मैंने कहा हाँ, वो अकेला है, उसकी पत्नी मर चुकी है। बच्चा बहुत रो रहा था, इसलिए मैंने उनसे खामोश करवाने के लिए ले लिया। आलोक कहने लगा तो फिर ये नीचे क्यों देख रहा है? इस आदमी से कहना कि किराएदार है तो किराएदार की हैसियत से यहाँ रहे, नीचे ज्यादा ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। मैंने आलोक से कहा कि अच्छा इग्नोर करो इस बात को, चलो आओ अंदर, दीदी आई हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। मेरी बात सुनकर वो खुश हुआ और फिर दीदी से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो जाने की तैयारी करने लगा। मैं आलोक को दरवाजे तक छोड़ कर आई। आलोक कहने लगा कि आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने कहा अच्छा बताओ कौन सी खुशखबरी है? तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं, अभी पता नहीं चलेगी। मैंने आलोक से बहुत जिद की कि वो मुझे बता दे मेरे लिए कौन सी खुशखबरी है, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया और वो मुस्कुराते हुए घर से चला गया था। मम्मी तो आलोक के घर से रात को आई थी, क्योंकि मेरी सास ने उन्हें रात के खाने के लिए रोक लिया था। दीदी को देखकर वो बहुत खुश हुई थी। उसके बाद हम तीनों माँ बेटी ने मिलकर ढेर सारी बातें की। रात तक उस आदमी का बेटा मेरे साथ ही रहा था। मुझे वैसे भी बच्चे बहुत पसंद थे। वो मेरे साथ खेलता रहा, बिल्कुल भी नहीं रोया। मम्मी कहने लगी कि अच्छा हुआ तुमने इस बच्चे को ले लिया, छोटा सा बच्चा है, पिता से संभल नहीं रहा होगा, इसीलिए रो रहा होगा। अब देखो तुम्हारे पास कितना खुश है। रात को मैं उस आदमी का बेटा उसको देने के लिए चली गई थी। मैंने उसे सुला दिया था। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा सुकून से सो रहा है तो वो कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा बड़ी सुकून से सोया है, वरना मेरे पास तो वो बेचैन ही रहता है और रोता ही रहता है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब आप हमारे घर पर रहते हो, मैं आपके बेटे का बहुत ख्याल रखूंगी। अगले दिन मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरी सास ने उन्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि वो जल्द से जल्द आलोक और मेरी शादी करवाना चाहती हैं। ये बात सुनकर तो मेरी खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद आलोक था और अब मेरी उससे जल्द ही शादी होने वाली थी। अब मुझे समझ आई थी कि आलोक किस खुशखबरी की बात कर रहा था। 2 दिन तक मेरी दीदी हम लोगों के साथ रही थी और इन 2 दिनों में उन्होंने अपने ससुराल की काफ़ी सारी बातें हमें बताई थी कि उनकी सास और जेठानी उन्हें किस तरह से तंग करती हैं। मम्मी ने उन्हें यही समझाया था कि बेटा वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ससुराल में एडजस्ट होने में कुछ समय लगता ही है और तुम्हारी सास और जेठानी भी वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगी। मगर ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा है। दीदी कहने लगी हाँ मम्मी, मेरा पति तो अच्छा है, मैं अपने पति की तरफ से तो बेफिक्र हूँ। मम्मी कहने लगी कि बस पति का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है, सास जेठानी भी एक दिन ठीक हो जाएंगी, तुम फिक्र मत करो। मेरी दीदी मम्मी की बात को समझ गई थी। फिर 2 दिन बाद दीदी अपने घर को चली गई थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मुझे अब ऊपर वाले किराएदार का बेटा बहुत अच्छा लगने लगा था और वो मुझसे बहुत घुल मिल गया था। मैं बार बार ऊपर जाकर उसे ले आती थी, उसके सारे काम मैं खुद ही करने लगी थी। मुझे वो बहुत पसंद था। मैं जब उसका ख्याल रखती तो वो आदमी कहता कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरे बेटे का एक माँ की तरह ख्याल रखती हो। मेरी मम्मी भी मुझे ऊपर जाने से नहीं रोकती थी क्योंकि उन्हें पता था कि मैं इस बच्चे से कितनी अटैच हो गई हूँ। मेरी मम्मी किसी न किसी काम के लिए घर से बाहर जाती रहती थी और फिर जब मैं घर में अकेली होती तो ऊपर वाले पोर्शन में जाकर बच्चे के साथ खेलने लग जाती थी और इस दौरान मोहित से भी मेरी अच्छी खासी बातचीत हो जाती थी। मोहित इस बच्चे के पिता का नाम था। मोहित मेरे साथ खूब हंसी मजाक करने लगा था।
हम दोनों के बीच अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी। मम्मी और मेरी सास ने आलोक और मेरी एंगेजमेंट करने का फैसला कर लिया था। उनका कहना था कि इस तरह हमारे सारे रिश्तेदारों के सामने इन दोनों का रिश्ता खुलकर आ जाएगा और एंगेजमेंट के 2 महीने बाद ही हम फौरन शादी कर देंगे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी एंगेजमेंट की तैयारी चल रही थी। दीदी हमारे घर पर आ गई थी और मम्मी के साथ मार्केट जाकर शॉपिंग किया करती थी। मैं भी खूब शॉपिंग कर रही थी, लेकिन इस दौरान मैंने देखा था कि मैं मोहित के बेटे से दूर होती जा रही थी, क्योंकि मुझे एंगेजमेंट की तैयारी की वजह से उसको संभालने का मौका नहीं मिल रहा था। मोहित मुझसे नाराजगी जता रहा था, कह रहा था कि तुम अपनी एंगेजमेंट में इतनी बिजी हो गई हो कि तुम्हें ऊपर भी आने का वक्त नहीं है। क्योंकि जब मेरी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हुई थी तो सबसे पहले मैंने ये खबर अपने दोस्त मोहित को सुनाई थी। मोहित मेरे लिए एक दोस्त बन गया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बात करते थे। मोहित ने मुझे अपनी पत्नी के बारे में भी बताया था कि वो अपनी पत्नी को ज्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि वो खूबसूरत नहीं थी। उसने कहा था कि मुझे शुरू से ही खूबसूरत लड़कियां पसंद है, जैसे कि तुम हो। उसकी कुछ कुछ बातें ऐसी होती थी कि वो मुझ पर ढालकर कहा करता था। हम दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। आलोक को ये बात पता नहीं थी कि मैं ऊपर ज्यादा जाती हूँ। पहले ही वो मुझसे कहता था कि तुम इस किराएदार से दूर रहा करो, मुझे इसकी नज़र अच्छी नहीं लगती। जब आलोक हमारे घर पर आता था तो वो उस आदमी को ज़रूर देखता था। उसने ये बात नोटिस की थी कि मोहित मुझे बड़ी गौर से देखता है, मगर मैंने हमेशा आलोक को समझाया था कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है। आलोक कहीं मुझसे नाराज़ न हो जाए, इसलिए मैंने आलोक से कहा था कि मैंने ऊपर जाना छोड़ दिया है। वो मुझे मना करता था कि तुम उसके बेटे को भी ज्यादा मत लिया करो, मगर बच्चे से मैं बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी और वो भी मुझसे इतना ही अटैच हो गया था कि जिस दिन मेरे पास नहीं आता था उस दिन उसकी या तो तबीयत खराब हो जाती थी या फिर वो सारा दिन रोता ही रहता था। वो मासूम बच्चा था, मुझे उसकी तकलीफ का अच्छी तरह से अंदाजा था। मैं उसका बहुत ख्याल रख रही थी, जिसकी वजह से उसे मुझसे मोहब्बत बढ़ गई थी और वो मेरे बिना सोता भी नहीं था। एंगेजमेंट की तैयारी के दौरान जब मैंने बच्चे को इग्नोर किया तो मोहित नाराज हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी नाराजगी दूर की थी और फिर मैंने मोहित को भी अपनी एंगेजमेंट में इनवाइट किया था। मेरी एंगेजमेंट भी हो गई थी। मैं अपनी एंगेजमेंट पर बहुत खुश थी क्योंकि अब मेरी शादी के सिर्फ 2 महीने रह गए थे, लेकिन मेरी एंगेजमेंट में मोहित नहीं आया था। अगले दिन मैं ऊपर गई और मोहित से नाराजगी जताने लगी तो वो मुझसे कहने लगा कि मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार था, तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम इसे हाथ लगाकर देख सकती हो, बस इसी वजह से मैं तुम्हारी एंगेजमेंट में नहीं आ सका था। मैंने कहा था तो फिर इसे डॉक्टर के लेकर जाओ। मोहित कहने लगा अगर तुम मेरे साथ इसे डॉक्टर के यहाँ लेकर चलोगी तो मुझे ज्यादा आसानी रहेगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मोहित से कह दिया था कि मैं पहले मम्मी से इस बारे में पूछ लेती हूँ। मैंने मम्मी को बताया कि मोहित ने कहा है कि मैं उसके बच्चे को उसके साथ डॉक्टर के यहाँ ले जाऊं, उसको बहुत तेज बुखार है। उसने कहा कि अगर तुम इसे लेकर चलोगी तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी क्योंकि वो दवाई वगैरह ले लेगा और मैं डॉक्टर को इसे अच्छी तरह से दिखा भी दूंगी। मेरी मम्मी ने भी मुझे उसके साथ जाने की परमिशन दे दी थी क्योंकि मेरी मम्मी मोहित पर बहुत भरोसा करने लगी थी। मैं मोहित के साथ बाइक पर गई थी। मोहित की अपनी बाइक तो नहीं थी, उसने अपने एक दोस्त को कॉल करके उसकी बाइक मंगवा ली थी। जब हम डॉक्टर के यहाँ गए तो मैंने डॉक्टर को मोहित के बेटे के बारे में बताया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर समझे कि हम दोनों पति पत्नी हैं। उन्होंने कहा कि आपको बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आप इसकी माँ हैं तो इसको बुखार होते ही पहले आपको यहाँ लेकर आना चाहिए था। मैं डॉक्टर की बात सुनकर शर्मा गई थी, फिर मैं खामोश हो गई। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद हम लोग घर आने लगे तो मोहित ने मुझे रास्ते में आइसक्रीम खिलवाई। वहाँ पर हम दोनों ने खूब मस्ती की थी और पूरे रास्ते हम दोनों हंसी मजाक करते हुए आए थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये हंसी मजाक मेरे लिए इतना भारी पड़ जाएगा। जैसे ही मैं घर आई तो मोहित अपने बेटे को ऊपर लेकर चला गया था, जबकि मैं अभी घर में बैठकर ठंडा पानी ही पी रही थी जब अचानक हमारे घर का दरवाजा खुला और आलोक घर के अंदर आया था। आलोक शोर शराबा करने लगा और कहने लगा कि तुम ये क्या करती फिर रही हो, तुम उसके साथ गाड़ियों पर घूम रही हो, तुम्हारी बहुत गलत बात है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों की शादी होने वाली है और तुम उसके साथ बाइक पर घूम रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने कहा आलोक तुम गलत समझ रहे हो, दरअसल मैं उसके बच्चे को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए गई थी। तो वो मुझसे कहने लगा कि अच्छा आंटी भी तो जा सकती थी, वो अकेला भी जा सकता था, उसका बच्चा है, तुम्हारा तो नहीं, फिर तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत थी। मेरी मम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्हें मुझे नहीं भेजना चाहिए था।
वहां जाने की वजह से मेरे और आलोक के रिश्ते पर असर पड़ रहा था। आलोक कहने लगा, देखो रागिनी, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें उसके साथ देखकर गलत बातें बनाए। तुम तो मेरी होने वाली पत्नी हो, इसलिए अभी से ही उस पर रोक लगा लोगी तो अच्छा होगा। मुझे भी उस दिन गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, आलोक, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैं तो सिर्फ उसके बेटे को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए गई थी। वो बच्चा मासूम है और तुम कह रहे हो कि मैं उसके साथ गाड़ियों पर घूम रही हूँ। तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तुम बहुत शक्की हो गए हो। मुझे उस दिन आलोक पर इतना गुस्सा आया था कि उस दिन के बाद से मैंने आलोक को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और मेरी दोस्ती मोहित के साथ दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। बच्चे से भी मुझे इतना लगाव हो गया था कि अब मैं भी उसके बिना नहीं रह पाती थी। बार बार मैं ऊपर जाती रहती थी। मेरी मम्मी को अब मेरी ये हरकत बुरी लगने लगी थी और उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया था। वो कहती थी कि तुम ऊपर क्यों जाती हो? तुम जानती हो कि तुम्हारा रिश्ता आलोक के साथ तय है और तुम्हारी शादी में सिर्फ 1 महीना रह गया है। अब तुम ऐसी हरकतें करोगी तो आलोक को गुस्सा आ जाएगा। मैंने कहा, अगर आलोक को गुस्सा आता है तो आता रहे, वो मुझ पर शक करने लगा है। मम्मी कहने लगी कि आलोक मुझसे शिकायत कर रहा था कि तुम उसकी कॉल नहीं उठा रही हो। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, मुझे उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी मम्मी कहने लगी कि पागल लड़की, इस तरह से अपने भाग्य को मत खराब करो। तुम जानती हो कि आलोक से शादी करने के बाद तुम उसके घर में राज करोगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी एक बेटी के भाग तो फूट गए हैं तो साथ साथ दूसरी बेटी के भी फूट जाए। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा हमसफर एक अमीर लड़का बनने जा रहा है, इसलिए कहती हूँ कि अपने भाग्य को खराब करने की कोशिश मत करो। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे आलोक पसंद नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरा उसके साथ रिश्ता खत्म कर सकती हैं। मम्मी को मेरी इस बात पर गुस्सा आया और उन्होंने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी कि ये बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो खुद उसे इतना पसंद करती थी और अब जब सारी बातें तय हो गई हैं तो तुम रिश्ता खत्म करने की बात कर रही हो। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तुम ये सब कुछ किस वजह से कह रही हो? सिर्फ उस किराएदार की वजह से ये सब कुछ कह रही हो ना? मैं अभी उससे घर खाली करवाती हूँ। मम्मी ने मोहित से कह दिया था कि तुम हमारा कमरा खाली कर सकते हो। मोहित ने पूछा भी था कि आखिर इसकी वजह क्या है। मम्मी ने उससे कहा था कि बस 2 दिन के अंदर अंदर मुझे अपना कमरा खाली चाहिए। मुझे मम्मी की इस बात पर गुस्सा आया था और मैं बदले में आलोक से बहुत लड़ी थी और उससे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। तुम मुझ पर बहुत शक करते हो। शादी से पहले तुम्हारा ये हाल है तो न जाने शादी के बाद क्या हाल करोगे। न जाने क्यों मेरे दिल में आलोक के लिए इतनी नफरत आ गई थी, जबकि मैं तो उसे बहुत पसंद करती थी। उसको पाना मेरे लिए एक मकसद हुआ करता था, लेकिन अब मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि अब मेरे दिल में तो मोहित छा गया था। दिल ही दिल में मैं मोहित को और उसके बेटे को इतना प्यार करने लगी थी कि अगर मैं 2-3 घंटे बाद ऊपर नहीं जाती तो मुझे अजीब अजीब सा महसूस होने लगता था। न जाने मेरी आंखों पर मोहित के प्यार की पट्टी क्यों बंध गई थी और आलोक मेरे दिल से पूरी तरह से उतर चुका था। मुझे उससे इतनी नफरत महसूस होने लगी थी, मन करता था कि वो यहाँ आना ही छोड़ दे, मुझसे बात करना छोड़ दे, यहाँ तक कि वो मुझसे सारे संबंध ही खत्म कर दे। मगर ऐसा नहीं हो सकता था। वो मुझसे प्यार करता था, हम दोनों की शादी होने वाली थी। इतना मजबूत रिश्ता को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है? जब उसने ये बात सुनी कि मैं रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा था। वो मेरे आगे गिड़गिड़ाया था, रोया था, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था और कहने लगा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हें मोहित भड़का रहा है। तुम उसकी वजह से मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती करोगी। मैं मोहित के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। इस बात पर मैंने आलोक के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि मोहित के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि वो मुझे भड़का रहा है तो ये तुम्हारा वहम है, क्योंकि तुम ही मुझे डिजर्व नहीं करते। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा रोई थी। आलोक भी मेरे आगे बहुत गिड़गिड़ाया था, मेरे हाथ पैर पकड़ने लगा था कि प्लीज तुम पहले की तरह हो जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम पूरी तरह से बदल गई हो। प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। हमारी शादी में कुछ ही समय रह गया है। हम दोनों अपना घर खुशी खुशी बसाएंगे। मगर मैंने तो आलोक की एक बात भी नहीं सुनी थी। मेरी मम्मी ने मोहित को घर खाली करने के 2 दिन दिए थे, जिसमें से काफी सारा समय गुजर गया था और मोहित को अगले दिन सुबह को ये घर खाली करना था। मुझे सारी रात इस टेंशन में नींद नहीं आई थी कि मोहित और उसका बेटा यहाँ से चले गए तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी।
मेरे दिमाग में ना जाने क्या आया कि मैं फौरन ही आधी रात के समय अपने बिस्तर से खामोशी से उठी और ऊपर वाले पोर्शन में चली गई थी। मैंने देखा तो मोहित मेरे लिए तड़प रहा था। वो कहने लगा कि सुबह मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ, तुम्हारे बिना मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, बल्कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हारे बेटे से और तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम लोगों से दूर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे यहाँ से भगाकर ले चलो। मेरी बात सुनकर मोहित के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी और उसने कहा था कि हाँ ठीक है, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं और हम लोग कहीं दूर जाकर अपना घर बसाएंगे। मैं मोहित के साथ आधी रात के समय भाग निकली थी। मोहित का जो सामान था वो हमारे घर पर ही पड़ा रह गया था, क्योंकि हम खामोशी से भागे थे, इसलिए कोई सामान नहीं ले सकते थे। हम रात के अंधेरे में भाग चुके थे और फिर मोहित मुझे बहुत दूर एक ऐसी जगह पर ले आया था जहां पर उसने एक किराए का घर ले लिया था। अब हम यहाँ पर रहने लगे थे। मोहित ने मुझे 7 महीने अपने साथ रखा। उसके बेटे को मैंने एक माँ की तरह प्यार दिया। उसका बेटा मुझसे बहुत हिल गया था, जबकि मोहित ने भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। इस दौरान मुझे ना तो कभी आलोक की याद आई थी और ना ही कभी अपनी मम्मी की याद आई थी, क्योंकि जब इंसान अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजार रहा होता है तो उसे पीछे छोड़ने वाले लोगों की ना तो परवाह होती है और ना ही याद आती है। मैं मेरी ज़िंदगी मोहित के साथ इसी तरह से गुजार रही थी। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मोहित ने मुझे अपनी सच्चाई के बारे में बताया, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मोहित कहने लगा कि आज मैं तुम्हें अपनी एक सच्चाई बताने वाला हूँ और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसको सुनकर शायद तुम्हें यकीन भी नहीं होगा। मैं उसकी बात सुनकर फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। आखिर वो अपनी ऐसी कौन सी सच्चाई बताने वाला था। मोहित ने मुझे बताया कि दरअसल ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा मैंने किडनैप किया था और मैं ऐसा ही करता हूँ। छोटे मासूम बच्चों को किडनैप करके अपनी गैंग का हिस्सा बना लेता हूँ, लोगों के घरों में किराएदार बनकर रहता हूँ और वहाँ की जवान लड़कियों को फंसा लेता हूँ और उनको फिर इतनी दूर लेकर आ जाता हूँ कि ना तो उनके घर वाले उन्हें ढूंढ सकें और ना ही लड़की अपने घर वालों के पास जा सके। मैं उनके साथ इतना अच्छा बिहेव करता हूँ कि वो लोग मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। मैं उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता हूँ और फिर अपनी पत्नी बनाकर उनका इतना इस्तेमाल करता हूँ कि जब तक मेरा मन नहीं भर जाता मैं छोड़ता नहीं, और जब मेरा मन भर जाता है तो मैं उन लड़कियों को बेच देता हूँ। मेरा यही बिजनेस है और अब तुम्हारे बेचने का भी नंबर आ गया। मेरा तुमसे दिल भर गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं की, सिर्फ शादी का एक झूठा नाटक किया और ये बच्चा मेरे अगले शिकार के लिए काम आएगा। इसकी परवरिश तुमने अच्छे तरीके से की। मोहित की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मैंने मोहित से कहा था कि तुम मजाक कर रहे हो ना। मोहित कहने लगा कि नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मेरा तुमसे मन भर चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे अलावा अपने लिए कोई नया शिकार ढूंढना चाहता हूँ। तुम पुरानी हो गई हो। मोहित की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मोहित मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर कोठे पर ले जा रहा था और वो बच्चा उसने अपने किसी साथी के हवाले कर दिया था। मुझे आज अपनी गलती पर एहसास हो रहा था कि मैंने मोहित पर विश्वास करके कितनी बड़ी गलती की है। आलोक और अपनी मम्मी को छोड़कर मैं इसके साथ भाग गई, जबकि ये तो मेरा यहाँ पर रहते हुए फायदा उठा रहा था। ये कोई मेरा पति नहीं है, बल्कि कोई फ्रॉडिया है, इसीलिए इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं इतना रो रही थी और बार बार मोहित के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मगर वो मेरी एक नहीं सुन रहा था। फिर मुझे याद आया कि एक दिन आलोक भी तो मेरे आगे ऐसे ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मुझे उस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मोहित को मेरी बात से कैसे फर्क पड़ सकता था। लेकिन मुझे कैसे भी करके अपने आप को उस पाप की गंदगी में उतरने नहीं देना था, इसलिए मैं वहां से मोहित की चलती हुई गाड़ी से जबरदस्ती कूद गई। मुझे चोट तो बहुत आई थी। मोहित गाड़ी से उतरकर मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं भागते भागते इतनी दूर आ गई थी कि मोहित मुझे ढूंढ नहीं पाया था। मोहित शायद मुझे ढूंढता रह गया था, क्योंकि वो जानता था कि मैं पुलिस को भी उसकी सच्चाई बता सकती हूँ। मुझे पता था कि अगर मैं मोहित के हाथ लग गई तो वो मुझे ज़रूर जान से मार देगा। मैं भागते भागते बस में बैठकर अपने घर को वापस आ गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं कौन से शहर में हूँ। बस वाले को देने के लिए मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। मैं बस वाले के आगे गिड़गिड़ाई कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब अपने घर आई तो मैंने देखा कि वहां पर तो ताला लगा हुआ था। मैं बुरी तरह से रो रही थी और बार बार दरवाज़ा पीट रही थी।
तो पड़ोस की एक औरत ने पहले तो बुरा भला कहा और कहने लगी कि जब तुम यहाँ से गई थी और जब तुम्हारी माँ को ये सच्चाई पता चली कि तुम किराएदार के साथ भाग गई हो तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया से चली गई। ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार मैं थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी और बार बार अपने घर के दरवाजे को देख रही थी। मैंने पलटकर देखा तो वहां और कोई नहीं बल्कि आलोक खड़ा हुआ था। आलोक से मैं माफ़ी मांग रही थी। मैं उससे अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही थी, मगर वो मुझे फटी फटी नज़रों से देख रहा था। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी के बारे में बताया और कहा कि मोहित ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और वो मुझे अब बेचने जा रहा था। वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। वो मेरी ही तरह ना जाने कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बना चुका है। प्लीज़ मुझे बचा लो। आलोक, अगर मोहित ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जान से मार देगा, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से उससे भागकर आई हूँ। वो बच्चा भी उसका नहीं है। वो उस बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। इस समय मुझे अपनी जान की परवाह है। प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे कहीं सहारा दे दो। जब आलोक ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया, मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई थी और फिर वो मुझे अपने घर ले आया था। आलोक की मम्मी ने जब मुझे आलोक के साथ देखा तो वो मुझे बुरा भला कहने लगी और कहने लगी कि तुम इस पाप की गंदगी को यहाँ क्यों लेकर आए हो? निकल जाओ इसको यहाँ से लेकर। ये तो अपनी माँ तक को खा गई, मेरे घर की खुशियों को खा गई। अब क्या चाहती है ये कि हम दोनों माँ बेटे जो इसे जिंदा नजर आ रहे हैं, तो क्या ये हम दोनों को भी मार देना चाहती है? मैंने रोते हुए कहा कि नहीं आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भटक गई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। सारी ज़िंदगी तुम इसी तरह से तड़पती रहोगी। आलोक की मम्मी चीख चीख कर ये बात कह रही थी और मुझे दुहाई दे रही थी और कह रही थी कि ये मेरे घर के अंदर एक कदम न बढ़ाए। मैंने कितनी उम्मीद से इसके लिए शादी की तैयारियां की थी। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, मगर अच्छा हुआ कि मैं इसे अपने घर की बहू नहीं बना पाई। ये मेरे घर की खुशियों को खा गई। न जाने बहू बनकर इस घर में आती तो क्या करती। आलोक ने अपनी मम्मी को समझाया कि मम्मी खामोश हो जाइए, बहुत गुस्सा कर लिया। ज़रूरी नहीं कि जो इंसान हमारे साथ बुरा करे हमें उसके साथ भी बुरा ही करना चाहिए। हमेशा बुराई को अच्छाई से ख़त्म करना चाहिए। ये बेसहारा हो गई है, हमें इसको सहारा देना चाहिए। आखिरकार ये लड़की है, अगर ये बेसहारा बनकर सड़कों पर घूमेगी तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। मैं जानता हूँ कि इसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ठोकर लगने के बाद ही इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है। अभी से अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ आप इसे घर में रहने के लिए जगह दे दें। आलोक की मम्मी कहने लगी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इसे अपने घर में रहने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं दूंगी। आलोक ने बड़ी मुश्किल से अपनी मम्मी को समझाया था और नौकरों वाले सर्वेंट क्वार्टर में मुझे रहने के लिए जगह दे दी थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा कर रही थी कि आलोक मुझे घर ले आया था। उसे मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था, मुझे डांटना चाहिए था, मुझसे लड़ना चाहिए था, मगर फिर भी उसने मेरी मदद की। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। मैंने उसके साथ सच में बहुत बुरा किया। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मोहित के चक्कर में आकर मैंने उस बेचारे की मोहब्बत को ही तोड़ कर रख दिया था। आलोक की मम्मी मुझसे बहुत नफरत करती थी, मगर मेरे लिए यही बहुत था कि यहाँ मेरे सर पर छत थी, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। उसके बाद आलोक ने अपनी अच्छाई कुछ इस तरह दिखाई थी कि उसने मेरे साथ शादी कर ली थी। आलोक की मम्मी हालांकि हम दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थी, मगर उसने उन्हें यही समझाया था कि मैं इससे आज भी मोहब्बत करता हूँ। अगर इसके अलावा किसी और लड़की से शादी करूँगा तो शायद मैं खुश नहीं रहूँगा। इसने मेरे साथ गलत किया है, मगर मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता। आलोक अपनी मम्मी का इकलौता बेटा था। राधिका भी मुझसे नफरत करने लगी थी। उन दोनों माँ बेटी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आलोक ने मुझे अपनी पत्नी बनाकर घर में रख लिया था। मेरी सास और नंद आज भले ही मुझसे नफरत करती हैं, मगर आलोक ने मुझे शादी करके इस घर में एक मकाम दे दिया था। मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो एक बहुत अच्छा इंसान है और ऐसे लोगों की कदर करना सीखिए जो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हर किसी को अच्छा इंसान नहीं मिलता। मेरे साथ जो हुआ था और जो कुछ मैंने आलोक के साथ किया था उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन आलोक ने मुझे इस सब की सज़ा भुगतने ही नहीं दी। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, आज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति को हमेशा सलामत रखे और उन लड़कियों को मेरी ये कहानी सुनने के बाद सीख मिलनी चाहिए जो दूसरों की बातों में आकर अपनी पुरानी मोहब्बत को खो देती हैं।
उस इंसान को खो देती हैं जो आपके लिए लॉयल होता है। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है, इसलिए जो अच्छा है उसकी कदर करना सीखिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।